नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो क्या मान लिया जाए कि पूरा विपक्ष सरेंडर की मुद्रा में है? वो मान चुके हैं कि अब इनसे राजनीतिक तौर पर हम पार नहीं पा सकते, हम नहीं जीत सकते। हमने अपने आप को जिस खांचे में ढाल लिया है या जिस खांचे से हम निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हमें बस उसी दायरे में सिमट करके रहना है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को, इनको कोसने के अलावा उन्होंने सीधे-सीधे मतदाताओं को अब गालियां देना शुरू कर दिया है, उनका अपमान करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो ड्रामा हुआ है संसद परिसर में, पप्पू यादव जैसे व्यक्ति वो एक भगवा चोला पहन करके बैठते हैं और वहां चढ़ावे का नाटक किया जाता है संसद परिसर में, जिस पर स्पीकर भी आहत दिखाई देते हैं। और उन्होंने बल्कि टिप्पणी की है चेयर से कि ये चीजें जो हैं ये स्वीकार नहीं है कि इस तरह के प्रहसन किए जाएं। नाटक करना कोई बुरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वो रंगमंच से ही जुड़े रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके लिए एक निश्चित स्थान होता है, एक माहौल होता है। आप अगर संसद को ही रंगमंच का एक माध्यम बना दें, एक मंच बना दें, तो सवाल तो सब उठेंगे और सीधे-सीधे आप सनातन पर ही हमले करना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रंगमंच से भी जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ आर्टिस्ट भी, लेखक भी और आपके जाने पहचाने प्रारब्ध के संस्थापक अवनीश पीएन शर्मा जी। तो सीधे जुड़ लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। आप इतने नाटक करते हैं साहब, ये पप्पू यादव को और घोषित पप्पू राहुल गांधी को और कुछ दूसरे लोगों को भी आर्टिस्ट के तौर पर मौका दीजिए ना। सर आपने एक बात कही अपने इंट्रो में कि इन्होंने अब ये समझ लिया है या इनके समझ में आ गया है कि ये मोदी से राजनीतिक रूप से नहीं जीत सकते। दरअसल सर इन्होंने यह भी समझ लिया है कि हम अराजनीतिक गतिविधियां, जिसमें अराजक गतिविधियां, जंतर मंतर जैसी गतिविधियां, शाहीन बाग जैसी गतिविधियां, किसान जैसे पवित्र नाम से शुरू हुआ कोई तमाशा, छात्रों के नाम पर कोई तमाशा, यह सब भी करके भारत में नेपाल, भारत में बांग्लादेश, पूरे भारत में केरोसिन फैला हुआ है और उस पर सिर्फ माचिस लगाना है, यह सब करके भी मोदी से नहीं जीत सकते। इनको दो चीजें माननी है सर। इनकी परेशानियां सिर्फ इतनी नहीं है कि 5 साल में एक चुनाव आएगा, एक सरकार जो 5 साल चलेगी, जैसा कि इस देश में रवायत रही है, चली है, एंटी इनकम्बेंसी आएगी, तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप रहेंगे, 2-4 व्यक्तिगत आरोप प्रधानमंत्री पर रहेंगे, उनके नेताओं पर रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें गिनाने को रहेंगी कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, अभी भी बांग्लादेश हमको हड़का रहा है, पाकिस्तान नाम की एक चीज जब तब हमारे देश में घुस के दुनिया भर के काम करा रही है, या लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग स्टेट्स में खराब है, पेपर लीक, कोई मुद्दा ही नहीं होता है। मैं तो इस बात से सकारात्मक उम्मीद में हूं कि दशकों बाद एक अच्छे मुद्दे पर एक ऐसी सरकार, जिसको ये कहा जाता था कि एक तानाशाह की सरकार है, मोदी तानाशाह है, वहां छात्रों के नाम पर शुरू किए गए आंदोलन में ये दम तो होता है और सरकार में ये तो रहता है कि एक इस्तीफा तक हो जाता है। लेकिन पहले इस्तीफे किस तरह की चीजों पर होते? सवाल ये है सर कि इन्होंने न सिर्फ ये मान लिया है कि वो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़के मोदी को नहीं हरा सकते, उनकी राजनीति को नहीं हरा सकते, तो अपने विदेशी मास्टर्स के सहयोग से भी चलाए जा रहे 2015 से एक सीरीज है अवार्ड वापसी से लेके
उसके बाद जेएनयू गैंग की बदमाशी, उसके बाद शाहीन बाग की बदमाशी, किसान के नाम पर एक दूसरे तरह का आंदोलन, ये सब रिजीम चेंज ही तो थे, और क्या था। और वहां से लेके जब हम यहाँ जंतर मंतर तक आते हैं, ऐसे में इस देश के विपक्ष का चरित्र तो यही होगा। और एक चीज और, ये इन्होंने मान लिया है कि इस देश में की राजनीति अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सनातन के आइकॉन, सनातन के अंदर चल रही कोई गतिविधियों, उन्हीं को सेंट्रिक करके लड़ा जाएगा, राजनीति वही होगी। यही लोग थे ना जो भाजपा को ताने देते थे कि ये राम की राजनीति करती है। तो भारत में ये तो स्थापित हो गया ना सर 2014 से कि इस देश में राम की ही राजनीति चलेगी। राम की राजनीति नहीं, राम की नीति भी चलेगी। सनातन प्रथम राजनीति ही चलेगी। यही भारत है, यही भारत की संस्कृति है। इसी तरह भारत में राजनीति हो सकती है। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो भारतीय शिक्षा पद्धति की बात चलेगी, जो कि नई शिक्षा नीति में शामिल हो रहा है। अकबर एक महान राजा था, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे देश के बच्चे अभी ये नहीं पढ़ेंगे। तुम एक कुचग्र रख के एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये पार्टी की बात नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान जब वापस उड़ीसा अपने गृह नगर पहुंचे तो जो स्वागत वहां समाज ने किया, इससे ये पता लग जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग किस तुम्हारे उस दर्द के शिकार हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें नीट के नाम पर एक इस तरह का आयातित आंदोलन से लेके और वो तमाम चीजें शुरू करनी पड़ी। आपने एक चीज कहा सर कि आप अभिनय से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रंगमंच बड़ा पवित्र विधा है सर, बहुत पवित्र विधा है, लेकिन उसके लिए एक मंच होता है। और अगर मैं ये कहूं कि रंगमंच में कोई भी प्रस्तुति के लिए एक तय स्क्रिप्ट होती है। आपने रंगमंच का ही नहीं अपमान किया, वह तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने संसद परिसर को रंगमंच बना के जो नुक्कड़ नाटक खेलने का दुष्प्रयास किया है, उसमें आपने किया क्या है? उसमें आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को श्री चरणों पर, अपने श्री चरणों पर, मुझे चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ये नहीं कह सकता कि तुमने अपने पैर के पास उनको उठा के रखा, पैरों में जगह दी, लेकिन ये तुम्हारे संस्कार हैं। इसमें कुछ नया क्या है सर? राम एक काल्पनिक चरित्र है, ये तुम्हारी माँ की नीति वाली सरकार ने हलफनामा लिख के दिया था। आज तुम उस राम मंदिर के चंदे के जो भी घोटाला हुआ जिससे हर एक सनातनी आहत था, और उसके लिए वह उच्चतम दंड की अपेक्षा रखता है और वो कार्रवाई चल रही है, उसके लिए तुम संसद परिसर में आखिर दोषी किसको ठहरा रहे थे? क्या करना चाहता था पप्पू यादव? पप्पू यादव तो मान लीजिए सर, एक दिन वो वीडियो भी टहल रहा है, कल्याण बनर्जी एक दिन ड्रामा कर रहे थे पप्पू यादव से, क्या उनकी नोकझोंक हुई, किस तरह की बातचीत हुई। लेकिन इन सारी चीजों से बड़ी बात अगर हम लेके चले वैचारिक रूप से, तो इस देश के विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो हिंदू द्रोह की राजनीति न करे। वो मजबूर है हिंदू द्रोह की राजनीति करना। और अगर मैं एक चीज कहूं ना सर, यह थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की एक एक घटना, चाहे वो सनातन के अपमान की हो, चाहे वो राम के अपमान की हो, पॉलिटिकली तो तुम मोदी की राजनीति को और ज्यादा फायदा देके जा रहे हो, और जाते हो, हर बार जाते हो, लेकिन उससे तुम्हारा सनातन विद्रोही और तुम कितना उसको नफरत करते हो, तुम्हारी राजनीति में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। एक तरफ यह मानते हो, एक्सपोज होते हो, और दूसरा सर बड़ा मजेदार पहलू है, यह जानते हुए कि 2014 से भारत में मुसलमान एक वोट बैंक और बिना मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट किए कोई सरकार नहीं बन सकती, इस अवधारणा को जब ध्वस्त कर दिया गया है राष्ट्रवादी राजनीति द्वारा, तब भी तुम अभिशप्त हो। इसका मतलब है तुमने खुद के लिए विपक्ष में रहना ही स्वीकार किया है। तुम्हें एक तरफ तो राजनीति
मोदी के सामने कैसे करें, कैसे उनको राजनीतिक रूप से परास्त करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसा आपने कहा, उसके बावजूद यह जानते हुए कि केवल अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम करके, और आपने पिछली बार हमारे साथ बातचीत करते हुए प्रारब्ध के लिए एक बात कही थी कि अवनीश, आपने प्रियंका गांधी के साड़ी का कलर देखा, वहां से लेकर और पहला मौका पाते ही पप्पू यादव की उस निकृष्ट हरकत में शामिल होना राहुल गांधी का, यह सब बताता है कि तुम्हारे पास गैर हिंदू पिच पर खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये उपलब्धि है राष्ट्र प्रथम वाले नरेंद्र मोदी की राजनीति। तो ये अपशब्द नहीं, ये घिरे हुए हैं सर, इनके पास कोई अब रास्ता नहीं है। जी देखिए, कितने सारे सपोले एक एक करके बिलों से बाहर निकल आए मौका लगते ही, और सबने अपनी शिनाख्त कराई कि हम कहां कहां से आते हैं, कौन हैं, और जैन के नाम पर किस किस तरह के बच्चे, उनके संस्कार, उनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, और किन के हाथों में खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, ये सारा एक ही झटके में पूरे देश को पता चल गया। और शायद इनका मूल मकसद भी तो यही था। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कितनी बार मंचों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएंगे, उनको डंडे मारे जाएंगे। इन्होंने कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है, लेकिन साहब नरेंद्र मोदी तो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। इतनी गालियां 2002 के बाद से उनको दी जा रही हैं, और अब नई उम्र की बच्चियों से भी आपने गालियां दिलवा दी। सारे देश में गुस्सा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, और प्रधानमंत्री आते हैं और वो क्या कहते हैं, जरा देश सुने, दर्शक जरा इसको देखें कि उन्होंने कहा क्या है। उनका बड़प्पन, जिसको एक्चुअल में कहना चाहिए कि इतने बड़े दिल का प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, अगर किसी में जरा सी शर्म है तो वो नीचे हाय जमीन में पड़ फ्रेंड्स, जाए। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ
मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। प्रधानमंत्री ने तो बड़प्पन दिखा दिया साहब, बाकी लोगों की समझ में आएंगी ये चीजें? सर, जिस दिन पहली बार इंस्टा पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए, पहला वीडियो रात में मुझे 12 बजे, मैं इंस्टा पर बहुत ज्यादा नहीं जाता था, उस दिन तक की बात बता रहा हूं मैं। कभी कोई जरूरत पड़ी या इस तरह की कोई स्टोरी फॉलो अप करनी पड़ी, तब जाके कि देखें जरा इंस्टा पे इस मामले में क्या मिला है। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा इंस्टा यूज नहीं करता था। मुझे उस दिन रात में मेरी बैंगलोर में रही वही जैन जी की बिटिया, उसने मुझे इनबॉक्स किया और साथ में व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कॉल करके बताया कि मोदी जी अभी इंस्टा पे लाइव आए थे। तब मैंने वो वीडियो देखा। देखने के बाद अगले दिन सुबह जब मैंने इस पर बात की थी सर, तो मैंने एक बात कही थी और काकरोचों को संबोधित करके ये बात कही थी। तब मुझे लगा था कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत आए हैं और सीधे संवाद स्थापित किया है उन्होंने उस जैन जी से। लेकिन बाद में जब ये तीसरी बार अब वो बोले हैं जो वीडियो आपने दिखाया, मैंने एक बात कही थी छूटते ही अगले दिन सुबह। मैंने कहा, हे काकरोचों, तुम उसी इंस्टा की जमीन से पैदा हुए और उसके बाद तुमने यह प्रयास किया कि तुम जमीन पर उतरो। और आज पता चल रहा है ना सर कि 2800 कुल ऐसे लोग जिन पहचाने गए हैं, उनमें से लगभग 1000 के आसपास हत्यारे हैं, हत्या की कोशिश वाले हैं, डकैती वाले हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध वाले हैं, पॉक्सो वाले हैं, आर्म्स एक्ट वाले हैं। अगर इनका तुम्हें साथ न मिलता तो तुम इस जलसे को इतना खतरनाक रूप नहीं दे सकते थे। लेकिन जिस समय तुम इंस्टा पर उतर के क्रांति करने की बात कर रहे थे और दुनिया बदल देने की बात कर रहे थे, वह व्यक्ति तुम्हारे डोमेन पर आया और आने के साथ ही उसने 24 घंटे में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 30 करोड़ 30 लाख अगर दर्शक 24 घंटे में उस वीडियो को लोग देखते हैं, मैं अगर ये मान के चलो सर कि 50% उसमें ट्रोलिंग करने के लिए, गालियां देने के लिए कुछ मुझ जैसे आप जैसे लोग की कहा क्या है प्रधानमंत्री ने, ये देखने के लिए गए होंगे। लेकिन पहला फिल्टर गुड जैन जी, अच्छे नौजवान, और जिसको शैतान नौजवान कह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो नौजवान वो तो रहे होंगे ना। मैं कहता हूं चलिए 15 करोड़ ही रहे होंगे। उनमें सबसे पहले जो फिल्टर लगाया प्रधानमंत्री ने कि कौन गालीबाज जैन जी हैं और कौन गालीबाज जैन जी नहीं है, या खुरापाती अराजक ये जो अपराधी जिनमें शामिल थे उनके नाम पर वो कौन है, और इस देश का सकारात्मक जैन जी कौन है, उन्हीं के डोमेन पे उतर के उन्होंने बताया। और उसे ये चले थे उसके अपने डोमेन पॉलिटिक्स और इलेक्शन में परेशान करने, राजनीति में आप वो उतर जाता है। अब आप देखिए सर, इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने शुरुआत कहां से की। प्रधानमंत्री छोड़ते नहीं है किसी विषय को। जिस समय इस पूरे सीजेपी प्रदर्शन के दौरान ये जो तमाम गालियां, अश्लील गालियां, मतलब इंतहा पार हो जाना, उसके बाद क्या दौर आया, कानूनी कार्रवाइयों का डर हो, चाहे घर से उलाहना हो। अब वो भी वीडियो आ रहा है, पेरेंट्स जो है वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों से, समाज तो कर ही रहा है। कुछ को खुद समझ में आया, ज्यादातर मान लीजिए दबाव में ही किया ऐसा इन्होंने। यानी समाज की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना शुरू हो गया। हम लोग लगातार पेरेंटिंग की तरफ बात करना शुरू कर दिए। हम लोगों की चर्चाएं वहां तक जाने लगी कि ये कैसा समाज, ये कैसे बच्चे, हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। प्रधानमंत्री ने यह एहसास कराया कि गाली गुप्ता देने वाले बच्चों को तुम फांसी पर लटका के कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। वो जो एक सामाजिक चिंता शुरू हुई, प्रधानमंत्री ने वो काउंसलिंग शुरू कर दी है इस वीडियो के जरिए, उसी प्लेटफॉर्म पे। पहला वीडियो फिल्टर लगाना,
दूसरा वीडियो उस रिस्पांस को थैंक्स गिविंग, और ये अब तीसरा जिसमें साफ साफ तौर पर प्रधानमंत्री हमारी आपकी चिंता जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे थे कि ये कैसे हो पाएगा, उस सोशल काउंसलिंग की तरफ चले गए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री एक पॉलिटिशियन तो है ही, फुल टाइम पॉलिटिशियन है, उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे देश को यह बताया कि मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी गई। यह प्रधानमंत्री बता रहे हैं, यह उस दौर में बता रहे हैं जब वही सोशल मीडिया जहां यह सब कुछ देखा सुना गया, वहीं पर जेन अल्फा आके कह रहा है कि कुछ बदतमीज जेन जी होंगे मोदी जी, लेकिन हम आपके साथ हैं। जो आगे आने वाले 5, 7, 10 सालों में इस देश का 20% आबादी जो 1 साल से 13 साल वाला है, वो अगले 5, 7 साल के बाद पहली बार का मतदाता बनने जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने यह पहले भी सफलता से करके दिखाया है कि किस तरीके से वो 1 to 1 कनेक्ट होके समाज और देश के अंतिम कोने में बैठे हुए आदमी से मन की बात से अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं और पूरा एक परंपरा संवाद की, सीधे संवाद की। इसलिए आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी का वोटर उनको समझता है। आप शाहीन बाग करते हो, आप कोई किसान आंदोलन करते हो, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं जाता, बिहार का किसान क्यों नहीं शामिल होता, हमारे मध्य प्रदेश का किसान क्यों नहीं शामिल होता, हमारे बाकी राज्यों का, हमारे बंगाल का किसान क्यों नहीं शामिल होता। आप ये मुट्ठी भर जनजी के नाम पर ये अपराधी उतारते हो जिसमें कुछ हमारे बहके हुए बच्चे चले जाते हैं। पूरे देश का जनजी का आंदोलन आज कहां है? आग लगी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा यानी काकरोचों जैसे एक विषैला ग्रुप है जो नौजवानों के नाम पर कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम इस देश की संसद को नहीं मांगेंगे। तुमको बैकअप देने वाले राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन है, उनकी पार्टी है, उनका पूरा संगठन लगा हुआ है। योगेंद्र यादव जैसे आंदोलन जी भी तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उस अराजकता के बाद ये आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ा? तुम्हें तो अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए था ना। हमने जंतर मंतर से ये देखा था कि इन्हीं गिरोहबाजों को बैक्ड बाय कांग्रेस इकोसिस्टम, इनको तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए था। पिछले 4 साल से राहुल गांधी, 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इसकी माला जपते हैं। सवाल ये है सर कि कुछ इकट्ठा गई खुरापात जिसमें घास फूस से तुम सड़क के, शहर के सड़क के उस मुख्य चौराहे पर कुछ आगजनी तो कर सकते हो, लेकिन शहर में आग नहीं लगा सकते। ये वो आतताएं हैं जो 4 बोरियां, आधा ड्रम आधा गैलन केरोसिन। तो तुम्हारी बिसात ये है कि तुम आज लोकतंत्र के इस मंदिर में यह जहां सरकार ये तय करती है, और यहां तक कि वो नेता इतना सुनने को तैयार हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, लेकिन वो ये कहता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो मैं घुटना टेकूंगा, लेकिन नकल विरोधी कानून हो चाहे एंटी पेपर बिल हो, वो मैं संसद में ही लाऊंगा। तुम कहते रहो कि फैसला सड़क से होगा। तो ऐसे में 2-3 सवाल खड़े होते हैं। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह है? क्या अब ये इनके मुंह पर कालिख नहीं पुत गई जो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है? किस मुंह से तुम लोकतंत्र का नाम लोगे? और सर, इस देश का विपक्ष जब जब प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी नीयत पर जब जब आपने प्रहार किया है, इन्होंने कई तरीके से प्रहार किया। इन्होंने करप्शन राफेल पर प्रहार किया, फाइनेंशियल करप्शन का एक केस मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके अलावा दर्शक याद करें। विपक्षी नेताओं की नकेल कसने के लिए पेगासस जैसे फ्रॉड ये ले आए। उसके अलावा हमने हिंडनबर्ग जैसा फ्रॉड देखा इनका। उसके बाद ये वोट चोरी पे आ गए हैं। इन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि जिसको इतना प्रचंड बहुमत इस देश का मतदाता दे रहा है, वो वोट चुरा के बहुमत पा रहा है। जनता ने उसको भी नकारा। फिर आपने संस्थाओं को भी कटघरे में लाने का प्रयास किया। तो आपकी किसी भी चीज को जनता बाय नहीं कर रही। और यहां दूसरी तरफ क्या है? उसी संसद से जिसे आप चलने नहीं देते, उसी संसद में नीट के नाम पर आपको नो कहते हुए ये देश बरामद करता है, विरोध करते हुए उस बिल का ये देश बरामद करता है। तो मोदी
ने ये जो इंस्टा वाला कनेक्ट शुरू किया है, इसको मैं मन की बात की तरफ से जब देखता हूं तो यही वो वजह है कि राम मंदिर चंदे का मामला आया हो, उसमें भी सनातनी, जो कट्टर सनातनी, हम आप जैसे लोग, सबको खराब लगा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर चढ़ावा से इतना बड़ा घात हुआ। लेकिन कोई ये अपेक्षा नहीं कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आ जाएंगे तो ये मामला अच्छा से सुलझ जाएगा, केंद्र में कोई और आ जाएगा तो ये मामला अच्छे से सुलझ जाएगा। भाव ये है कि हमारे घर का झगड़ा है, हमारे घर में कुछ बहुत ही अशुभ, बहुत ही घृणित हुआ है, लेकिन मोदी और योगी की सरकार है केंद्र और उत्तर प्रदेश में, यह मामला अच्छी तरह निपटेगा, ये सबको भरोसा है। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक बार फिर इन्होंने जो सनातन को घेरने का, तो मैं तो इसमें नरेंद्र मोदी की राजनीति की बहुत बड़ी सफलता देखूंगा कि उन्होंने इनको भी मजबूर करके छोड़ दिया है कि घूमना तुम्हें भी राम के आसपास है, लेकिन तुम हिंदू सनातन विरोधी राजनीति करते हुए ही हिंदू के बारे में कोई बात करते हुए दिखाई दोगे। तो ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है सर। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अब जिस तरीके से जन जी को संबोधित करना शुरू किया है, पहले उन्होंने फिल्टर लगाया, उसके बाद उन्होंने अलग अलग अच्छे और बुरे के रूप में तब्दील किया, और साथ में उन्होंने यह आह्वान भी किया। उनका भाव कहने का यही है कि जो लोग उद्वेलित हैं, कारण क्या है कि जैसे इन्होंने माफी मांगा, आज सुबह मैंने वीडियो किया और मैंने ज्यादातर लोगों का भाव ये देखा कि ठीक है भाई, मोदी जी बड़े आदमी, उन्होंने माफ कर दिया, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे। समाज माफी के मूड में नहीं है, संगठन बहुत सारे माफी के मूड में नहीं है। आप देखिए, चाहे वो नोएडा वाली लड़की हो, बच्ची हो, अब तो बच्ची कहना पड़ेगा, बच्ची है, जब वो आके अपना रो के, या रो के छोड़िए, जिस भी मूड में कह रही है कि मैं 15 साल की हूं, लेकिन उसने जो जंतर मंतर पर किया था, समाज लग चुका है उसके खिलाफ एफआईआर होना, इनको पहचानना, इनके बारे में ये बताना कि ये कहाँ की हैं, लोग वहां घर पर पहुंचे हैं, गार्जियंस के आते गए वीडियो हैं कि क्या कर दिया, अंततः इन बच्चों के भी आते हुए वीडियो हैं। और ये तो हकीकत है ना सर, प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाऊंगा मैं। अब बच्चों को आप फांसी पे तो टांग नहीं देंगे गाली के लिए, लेकिन संस्कारों की बातें जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, और यही हम लोगों की चिंता थी। वहां भी प्रधानमंत्री एक संरक्षक, एक गार्जियन, एक दादा, एक चाचा, एक पापा के रूप में वो वहां पहुंच गए हैं एक गार्जियन के तौर पर, और उन्होंने राष्ट्रीय काउंसलिंग शुरू की है। जो हमारी आपकी चिंता थी, जो इस समाज की चिंता थी कि यार ये कौन से बच्चे, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि हम लोग शॉक्ड रह गए कि ये क्या है, ये कौन से बच्चे हैं हमारे जी। तो मुझे लगता है कि ये सांस्कृतिक लड़ाई भी प्रधानमंत्री ने अपनी अगुवाई में जीत ली है, जिसे राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम एक प्रयास कर रहा था कि एक और ये तो ऑलमोस्ट जितना भी गिन लीजिए, मैं नहीं गिन रहा हूं, तो ये रिजीम चेंज के ही अटैक हैं और ये लगातार बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक संजोग अगर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्योर ले आए, तो हम सबने देखा था कि 2022 का जब उत्तर प्रदेश का राजनीतिक चुनाव ड्यू था विधानसभा का, तो किसान आंदोलन नाम का एक तमाशा खड़ा किया गया था। अब जब 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ड्यू है, ये एक तमाशा खड़ा किया गया, लेकिन न वो तमाशा दिल्ली से कहीं आगे बढ़ सका, पंजाब के बॉर्डर से, न ये तमाशा जंतर मंतर से उठ के कहीं बाहर गया। आज उनकी नीयत में साफ साफ है, अब तो सारा खेल खुला हुआ है कि ये कौन सा ऐसा बम था जो टाइमली फट नहीं सका, आंशिक रूप से फटा, जैसा कि दिल्ली के मेट्रो वाले में अभी एक हुआ था, वो जो डॉक्टर्स ने हमला किया था, क्योंकि वो धमाका तो बड़ा करना था, वो धमाका छोटा रह गया, तो एक बार फिर असफल हुए हैं। और एक चीज स्थापित हो गई है कि जब ये जान गए हैं, और ये खतरनाक है कि जब ये जान चुके हैं, मान चुके हैं, हम लोग तब से कह रहे हैं, और ये अब स्थापित होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति को ये चुनाव से नहीं हरा सकते, तब तो विपक्ष इसी तरह का खुरापात, चाहे वो फॉरेन एलिमेंट की मदद से हो, या देश में उन्मादी भीड़ और मजहबी भीड़ जो कि एक दूसरे रोग से ग्रसित है 2014 से, उनका लगातार मुहर्रम चल रहा है, तो तपिश अंदर भरी बैठी है, उन्हें सड़क पर निकाल के, और राहुल गांधी बार बार इस तरफ इशारे करते हैं, तो ये इनका सिलसिला रुकने वाला भी नहीं है। हमें इस बात से भी सचेत रहना चाहिए, और संभवतः यही वजह है
कि प्रधानमंत्री अब सीधे अपने जनजी भारत के नौजवानों, भारत के बच्चों, भारत के बच्चियों से भी हैं, और वो जिस फील्ड में उतर जाते हैं, तुमने उस जिस फील्ड से उभर के उनको परेशान करने की कोशिश की थी, अब वो तुम्हारा सर्वस्व वहीं समाप्त करेंगे तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे, तो उनके डोमेन पर तो तुम क्या पहुंच पाओगे। स्थिति ये है। रही बात विपक्ष की, तो उनकी तो ये तो अभिशप्त हैं, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं बड़ा, उसके बाद भी असफल हैं। भारत के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें असफलता उनके हिस्से में लिखी। जी। कल बहुत बड़ा बैनर संसद में लेकर के खड़े हुए थे ये लोग, अमित शाह संसद से कहां गायब हैं। इनको पता नहीं है कि अमित शाह इस समय क्या कर रहे होंगे। वैसे इनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज वो मुंबई में दिखाई दिए हैं और एनएस से अजित डोभाल साहब का एक सम्मान समारोह था। अजित डोभाल को सम्मान अमित शाह साहब ने अपने हाथों से दिया है, और ये पुणे में थे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। उनकी 106वीं पुण्यतिथि के मौके पर ये उनको पुरस्कार दिया गया है और अमित शाह वहां मौजूद थे। लेकिन एक सवाल तो मेरे दिमाग में भी है, अमित शाह क्या कर रहे होंगे आजकल, अवनीश जी? सर, नक्सल मूवमेंट समाप्त करने के बाद अब इस समय उनकी प्रायोरिटी जो दिखाई दे रही है, जिस तरफ वो पूरी तरह गंभीर है कि सरकार 2/3 मेजोरिटी की तरफ नंबर्स, और वो नंबर सब साफ दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो अमित भाई तो कागजों में जिस तरीके से चीजें लेके आते हैं और कहते हैं कि किसको इस बात का तनिक भी अंदाजा था जब अमित भाई शाह उसी लोकसभा में आते हैं और कहते हैं 370 की ऐसी की तैसी समाप्त खत्म। तो इस तरह की चीजें, और ये सरकार अपने बड़े काम या अपने नियमित काम रूटीन के, चाहे इनके पास राज्यसभा में नंबर्स रहे हों चाहे ना रहे हों, तब करके दिखाया है, और इस बार तो वो 2/3 की तरफ सीधे प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने व्यवस्था भी की, एनडीए का कुनबा किस तरीके से बढ़ाया है, नए नए तरीके निकाले हैं। लेकिन एक चीज अमित भाई शाह जरूर कर रहे हैं सर। बहुत लोगों ने कहा कि साहब पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस नाकाम रह गई। मैं जंतर मंतर की ही सिर्फ बात नहीं करता। एक तरफ इस पूरे जंतर मंतर के एपिसोड ने एक ऐसी चीज भी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिस पर ध्यान बहुत कम लोगों का जा रहा है। इस देश की पुलिसिंग को कैसे बीते एक दशक में उस पूरे काम करने की, देश की पुलिसिंग में कैसे परिवर्तन आया। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार जैसे राज्य के पुलिस, जहां के बारे में एक परसेप्शन है बिहार पुलिस ना, आप देखें इस पूरे केस में आतताइयों को, अराजकों को पहचानने में, चाहे वो मेटा चश्मे से हो, चाहे वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक से हो, सबसे नंबर 1 निकली पटना पुलिस, दरभंगा पुलिस। आज दिल्ली पुलिस के पास एक एक चेहरे हैं। ठीक है, अदालत ने कहा है इनको छोड़ दो, कुछ सरकार कह रही है इनको छोड़ दो, मोदी जी ने तो सबको माफी ही दे दी। सर, सब मैं मानता हूं कि स्टेट पुलिस स्टेट मैटर होती है, स्टेट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इस सरकार में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहुत अच्छा समन्वय देखा है, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, चाहे नेशनल जो हमारे हाईवेज हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में हो, या कोई एम्स आप ले लीजिए। इसी उत्तर प्रदेश का उदाहरण है सर। 3 साल एम्स गोरखपुर में जमीन न दिए जाने की वजह से उसकी आधारशिला नहीं रख पाए थे प्रधानमंत्री। बहुत हुज्जत के बाद उन्होंने जमीन एलोकेट किया था। तो एक जो कोऑर्डिनेशन, और यहीं से एक टर्म मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूं कि ये जो डबल इंजन कॉन्सेप्ट इनका है, वो कई तरीकों से आपको ये दिखाई देता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखिए, बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, ममता बनर्जी ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी। जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, वहां फेंसिंग के लिए जमीन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि चेकन ने कॉरिडोर नहीं बोलना चाहिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही वो नाम है, उसको हैंडओवर कर दिया जाना। पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स की समस्या है, और अमित भाई शाह का और ड्रग्स उन्मूलन, नक्सलाइट उन्मूलन के बाद ये जो एक उनका
बहुत बड़ा जो कार्य योजना है जिस पर वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट और उसमें मणिपुर की अस्थायी शांति उसमें शामिल है, वो प्रोजेक्ट शामिल है। ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है मणिपुर के अशांति के पीछे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कोऑर्डिनेशन है, दिल्ली पुलिस ने इतना सोचा नहीं था लोगों ने कि ये मेटा वाला चश्मा है, बड़े स्मार्ट बन रहे थे, सीसीटीवी तोड़ के ले जाएंगे। लेकिन आज वहां से 100 से ज्यादा हत्यारे, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। कहां से निकल के आ रही हैं? ये वो तकनीकी विकास जो पुलिस के पास मिले हैं, उनको सॉफ्टवेयर्स देना, उनके तमाम इक्विपमेंट्स देना, तो ये पुलिस की तैयारी ये सेंटर और स्टेट के समायोजन से हुई है। इस पर लोगों का बहुत कम ध्यान गया है। मुझे लगता है कि जैसे हमारी सेना ने उन्नत किया है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, इंटरनल पुलिसिंग, और ये मुझे लगता है कि डबल इंजन कॉन्सेप्ट के महत्व को और ज्यादा बताती हैं। तो ये भी तो मोटा भाई के ही हाथ में आता है सर, और मोटा भाई इसके मास्टर हैं। और एक चीज बताऊं सर, इस देश से मैं किसी जेंडर का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि संस्कृति कर्मी हूं तो लोक मुहावरों का उपयोग करता हूं। कुटनी चर्चाएं नहीं होती हैं सर गांव देहातों में, हमारी सम्मानित महिलाएं जो कभी कभी नकारात्मक या चुगली करती रहती हैं, आपस में परिहास हास करती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कुटनी चर्चाएं। सर इस देश के विपक्ष का 2014 से ये कुटनी चर्चाओं का दौर भी नहीं रुक रहा है मुहर्रम के साथ। नरेंद्र मोदी के कपड़े देखना, नरेंद्र मोदी का चश्मा देखना, नरेंद्र मोदी की घड़ी देखने से लेके अमित शाह आज क्यों मुंह बनाए हुए थे, फलाने आज क्यों मुंह दिखाए हुए थे। दरअसल आप तो इतने अनुभवी हैं, कोई जमाना था जब साड़ियां देख के और इंदिरा जी ने क्या खाया है, सोनिया क्या खाना पसंद करती हैं, ऐसे इंटरव्यूज लेके इस देश में राजनीतिक नैरेटिव गढ़े जाते थे। तो ये और इनका अवसाद अब भी वहीं खड़ा है कि योगी जी कहाँ हैं, योगी जी क्यों नहीं दिखे, मोदी जी कहाँ हैं, अमित शाह कहाँ हैं। ये नहीं पूछते कि 21 दिन इनका युवराज कहाँ है और कौन सी तस्वीरें आ रही हैं, जरा उनके बारे में भी तो पूछे सर। तो मैं कह रहा हूं कि मोदी के सामने दरअसल ये राजनीतिक हार भी है, और यहां तक कि इनकी अराजकता करने के बाद भी हार हो रही है, उसमें भी हार हो रही है। तो ये अभिशप्तता है इनकी सर। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री का ही नारा था साहब। और आज देखिए कि बेटियों को फिर से हौसला ही देने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भटक गए हैं कुछ हमारे युवा, उनको गले लगाने की जरूरत है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। इतने अच्छा विराट सर, व्यक्तित्व। एक चीज आपने ध्यान दिया सर, उन्होंने एक जो उदाहरण क्या दिया कि जीभ हमारे मुंह के अंदर रहती है, दांतों के अंदर रहती है, कभी हमारे दांतों से दब जाती है तो दांतों को हम फेंकते नहीं। मैं एक दूसरा रूप देख रहा हूं, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की पद्धति में जो पेरेंटिंग थी कि जीभ को, छोटे को, उसको, सुकुवार को, उसको दांतों के बीच में रखने की आवश्यकता भी है, रहने की आवश्यकता भी। मैं इसमें ये देख रहा हूं कि वो ये भी इशारा करके चले गए कि जरा ठीक है, मेरा कपड़ा मेरी मर्जी, मेरा देह मेरा मर्जी। अरे ठीक है यार, अभी घर से पैसे ले रहे हो, अभिभावकों की मेहनत की कमाई से तुम्हारा ये सब कुछ चल रहा है, फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम थोड़ी ना है। मुझे लगता है कि इस विंब जो खींचा है प्रधानमंत्री ने जीभ और दांत वाला, उससे वो कह तो कुछ और गए लेकिन संकेत एक और भी दे गए, मैं जैसा देख पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने विराट व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री इस समय है, लेकिन बहुतों को ये वीडियो भी नहीं पचेगा और उन्होंने मीन मेख निकालनी शुरू कर दी। योगेंद्र यादव का वीडियो आ चुका है, लेकिन मैं उनको तरजीह नहीं देकर के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करूंगा। और अवनीश जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना समय निकाला और इतने सुंदर शब्दों में पूरे घटनाक्रम की व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपका। और दर्शकों से निवेदन है कि आप को ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अवनीश जी के चैनल का नाम आप जानते हैं, प्रारब्ध, खूब देखते हैं आप लोग, तो उनको भी सहयोग करिए और उनको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार।